हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MCDPS में। आज हम लोग शुरू करने वाले नवोदय का एक मज़ेदार बैच अग्नि 2027 यानी अग्नि 2027, जो खासकर नवोदय का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कराने के लिए ये बैच है। इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। हमारा टारगेट होगा कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो पाए, पूरा कंप्लीट सिलेबस और स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी और बेटर स्टडी। तो देख लेते हैं कि इस पूरे अग्नि बैच में क्या क्या होगा। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि नवोदय में क्या क्या है। नवोदय का जितना भी क्वेश्चन रहता है, नवोदय में टोटल 80 क्वेश्चन रहता है। नवोदय में कितने क्वेश्चन रहते हैं? 80 क्वेश्चन रहता है। और 80 ऑब्जेक्टिव रहता है। 80 जो क्वेश्चन रहता है, 80 में 80 सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जिसमें 3 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। रीजनिंग, मैथ और हिंदी। रीजनिंग को हम लोग मैथ भी बोल सकते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मैथ या फिर रीजनिंग, जिसमें जो है हमारा नवोदय का पहला पार्ट, दूसरा है मैथ और तीसरा है हिंदी। रीजनिंग में टोटल कितने क्वेश्चन हैं? रीजनिंग में टोटल 10 चैप्टर है, जिसमें सभी से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी से कितने क्वेश्चन? 4 नंबर पूछे जाएंगे। और टोटल क्वेश्चन जो रीजनिंग का रहेगा कितना? 40 क्वेश्चन। अब यहाँ रीजनिंग खत्म हो गया कि रीजनिंग में 10 चैप्टर, 10 से 4 चैप्टर, 4 क्वेश्चन, तो 10 चौक 40 क्वेश्चन हमारा आ जाता है रीजनिंग का। रीजनिंग का कितना क्वेश्चन हो गया? 40। अगला है मैथ। मैथ में टोटल 20 चैप्टर है। 20 चैप्टर है और 20 चैप्टर से इसका कोई गारंटी नहीं रहता है कि कितना से कौन क्वेश्चन आएगा। तो 20 चैप्टर में 20 क्वेश्चन आएगा, जिसमें कौन कितना चैप्टर से कितना क्वेश्चन रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अगला है हिंदी। हिंदी में 5 अध्याय यानी 5 गद्यांश रहेगा इस यहाँ पे। यहाँ 4 गद्यांश है, 4 गद्यांश। इसको यहाँ सुधार लेंगे। चार गद्यांश और जिसे सबसे 5-5 क्वेश्चन या 4-5-20। तो हिंदी से टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 20 क्वेश्चन। अब यानी यहाँ टोटल क्वेश्चन निकल जाता है 40, 20, 60। अब 60, 20, 80 क्वेश्चन टोटल आ गया। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना रहता है? तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम मिलता है, 1 घंटा। 1 घंटा। मैथ में 20 क्वेश्चन, आधा घंटा। और हिंदी में भी आधा घंटा। तो अब टोटल अगर टाइम जोड़ेंगे तो टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम 2 घंटा। 2 घंटा है टाइम। इस पूरा जो 80 क्वेश्चन बनाने में 2 घंटा का टाइम मिलता है। और ये जो तीनों पार्ट है वो एक ही क्वेश्चन पेपर में सील रहेगा। रीजनिंग, मैथ, हिंदी। बस यहाँ टाइम ऐसे ही दिया जाता है। ज़्यादा क्वेश्चन 1 घंटा, आप इसको 15 मिनट, आधा घंटा जितना में बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है मैथ में, क्योंकि मैथ का सोल्यूशन करने में 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन करने में आधा घंटा से ज़्यादा ही लग जाता है। और यह हिंदी में भी लगता है कितना? आधा घंटा का टाइम रहता है। आप इसको कितना भी देर में बना सकते हैं, लेकिन ये तीनों पार्ट आपको पूरा बनाना है 2 घंटा में। कितने घंटा में? 2 घंटा में आपको यह पूरा पार्ट बनाना है। और ये ध्यान रखना, 80 में ऑब्जेक्टिव रहता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे सभी में। और अब पहला पार्ट यहाँ हम सबका आ जाता है रीजनिंग। पहला पार्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में पहले से पता चल गया कि अब हमारे पास कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 10 चैप्टर रीजनिंग में। पहला है विजातीय। विजातीय का मतलब सबसे अलग। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओड आउट। इसको इंग्लिश में कहते हैं
ओड आउट, यानी 4 गो ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में। 4 गो चित्र है जिसमें कोई 3 गो एक जैसा है, ये तीनों एक जैसा है, खाने का चीज़ है, लेकिन ये गुलाब का फूल यानी रोज़ जो है एक फूल है, एक फ्लावर है, जिसमें सबसे अलग क्या हो जाता है, ये गुलाब, यानी यहाँ पे नीचे रहेगा ए बी सी और डी। तो उसी तरह कितना क्वेश्चन है, कितना उसका सल्यूशन है, तो इसमें सल्यूशन आ जाता है सी। तो एक OMR मिलता है जिसमें ऐसे रहेगा एक घेरा में बी, एक घेरा में सी और एक घेरा में डी। और उसमें क्या करना है, हमें अगर आंसर सी है तो हमें बॉल पेन लेना है ब्लू या ब्लैक से और वो उसे सी को कलर करना है, लेकिन ये कलर जो होना है उसे बाहर में नहीं होना है। पहले जब 100 क्वेश्चन हुआ करता था इस तरह से रहता था, एक रहता था उसके आगे एक डिब्बा रहता था, उसी में आप सबको आंसर लिखना था। अगर सी है सी, बी है बी, जो आपको लिखना है वो लिखना है। अब अगला चैप्टर हम सबको क्या देखना है, समानता, समान आकृति परीक्षण इसको बोला जाता है। जैसे यहाँ ए है, अब इसका यहाँ पे एक लाइन रहेगा और यहाँ भी रहेगा 4 ऑप्शन, कितने ऑप्शन, ए बी सी डी, ए बी सी डी रहेगा। जिसमें ए है तो यहाँ मान लेते हैं क्या है, ऑप्शन में एक बी है, एक वाई है, ए है और डी है। अब इस समय आपको पता लगाना है कि समान आकृति कौन है, ए से कौन मिलता है, तो एक से ए मिलेगा, आंसर नंबर सी। तो उसी तरह इसके आंसर सी, यानी जो पहले है उसी के जैसा ही खोजना रहता है समान आकृति परीक्षण या फिर समानता में। अगला है लुप्त भाग को ढूंढना, लुप्त भाग को ढूंढना यानी कोई लुप्त है यानी कोई चीज़ नहीं रहेगा उसे ढूंढना है। जैसे कुछ इस तरह से रहेगा, एक डिब्बा है और इसका 4 भाग, कितना भाग रहेगा, 4 भाग, और यहाँ किसी में कोई एक खाली रहेगा, यहाँ खाली रहेगा, यहाँ भरना है, यानी यहाँ पे एक लुप्त आकृति है, यहाँ पे एक लुप्त है, यहाँ जो आकृति होगी वो क्या है, यहाँ लुप्त है यानी यहाँ नहीं है। तो यहाँ हमको क्या करना रहता है, भरना रहता है, क्या करना रहेगा, भरना। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा लुप्त भाग को ढूंढना। जो लुप्त भाग यहाँ पे जो एक लुप्त भाग बच रहा है यहाँ पे जो खोज के रखना है, तो वही उसका आंसर होगा। इसमें भी टोटल 4 ऑप्शन रहेंगे ऐसे, तो उसी में जो इसका आंसर रहेगा वो चारों में खोजना है आपको। तो इसमें कौन आ जाता है, तो हमें ऐसे है, तो हमें एक और बनाना है, तो ये मिलाएंगे, तो ये इस तरह से, कैसे, ऊपर है राइट साइड और नीचे लेफ्ट साइड, तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अभी तीसरा चैप्टर था और चौथा चैप्टर हमें पढ़ना है क्या, श्रृंखला, क्या पढ़ना है, श्रृंखला। अब श्रृंखला में क्या होगा, श्रृंखला में 4 आकृति, क्वेश्चन में भी 4 रहेगा, क्वेश्चन में भी 4 रहेगा और ऑप्शन में भी 4 रहेगा, ए बी सी डी। और यहाँ पर चारों में कोई उत्तर आकृति रहेगा, चारों में कोई आंसर रहेगा, और यहाँ जैसे 4 3 2, अब यहाँ पूछेगा कौन है, तो वही जो श्रृंखला चलते आ रहा है, जो सीरीज चलते आ रहा है, सीक्वेंस चलते आ रहा है, उसी के अनुसार पहले यहाँ कितना भुजा था उसी के अनुसार देखते चलेंगे। यहाँ 4 भुजा, 3 भुजा, 2 भुजा, तब कितना हो जाएगा, सीक्वेंस के अनुसार यहाँ 1 होगा, तो यहाँ पे चारों में से कोई ऑप्शन में अगर 1 भुजा है तो वो होगा आंसर। अब अगला है 5 सदृशता यानी संबंध ढूंढना। 4 आकृति रहेगा, लेकिन इस बार ये चारों अलग अलग रहेगा, जिसमें दो गो के बीच में अनुपात का चिन्ह रहेगा और बीच में समानुपात का चिन्ह रहेगा। अब इसमें खोजना क्या रहता है, लगभग श्रृंखला है, जो संबंध इस दोनों में है, जो संबंध पहली और दूसरी में है वही संबंध तीसरी और चौथी में होनी चाहिए, जो संबंध पहली और दूसरी में है वही संबंध तीसरी और चौथी में खोजना है। तो
इसका सदृशता भी अभी चैप्टर में बस इतना है कि जो पहली और दूसरी में जो संबंध है वही तीसरी और चौथी में भी होना चाहिए, लगभग ये श्रृंखला के आधार पर है। अब अगला है आकृति पूर्ति करना। यहाँ पे एक, या फिर डायरेक्ट यहाँ लिख के दिखा देते हैं। यहाँ एक वर्ग है। अब यहाँ पे क्या करना है, मान लेते हैं इसके अंदर कोई आधा इतना है। अब हमें यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं गायब है, यहाँ एक लाइन गायब है, तो यहाँ पे जो ई लाइन जो गायब है उसका पूर्ति करना है। तो हमारे पास चाहिए ऐसा, तो चाहिए यही आकृति ए में होगा, बी में, या सी या डी में, चारों में से किसी में ये वाला लाइन होगा, या फिर जो यहाँ छोटा हुआ है वही आकृति यहाँ पे होगा, लेकिन चारों में से कोई एक हो, चारों में से कोई एक हो। तो वापस चलते हैं बोर्ड की तरफ, आकृति पूर्ण करना भी खत्म। अगला है दर्पण प्रतिबिंब, जो अभी तक का इस पूरे सिलेबस का रीजनिंग का जितना भी 10 चैप्टर है सबसे आसान है दर्पण प्रतिबिंब। और एक और है जो सन्निहित आकृति 9वां चैप्टर, 7 8 9 9वां है, ये दोनों बहुत आसान है। 7 और 9 के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद, लेकिन अभी 7 में है तो 7 में देखते हैं। तो 7 में क्या रहता है, मान लेते हैं यहाँ पे डी है, ऐसा डी है। अब यहाँ दर्पण रहेगा। अब इसका 4 गो ऑप्शन रहेगा जिसमें ये मिलेगा। अब ये नहीं कि यहाँ डी है, इसको पलटेंगे तो डी आएगा। जो पास है जो दर्पण के पास है, ये दर्पण के पास है, यही पोर्शन दर्पण के पास रहेगा, और ये दूर है तो ये दूर जाएगा, और बीच में एक लाइन। तो यहाँ से सीधा इसका आंसर निकल आता है कितना, उल्टा डी। अब ये जो ऑप्शन है वो किसी में भी यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, किसी में भी, लेकिन ये जिसमें रहेगा वही हो जाएगा इसका आंसर। और ये है पूरे रीजनिंग का नवोदय का चैप्टर 7 दर्पण प्रतिबिंब। ये पूरे सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है। इसमें खाली लेटर नहीं होगा, और कुछ भी हो सकता है, जैसे एक ऐसे त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है उसी का अगर हम दर्पण करेंगे तो इसका उल्टा इस तरह कैसे आएगा। तो उसी तरह ना इसका कोई लिमिट नहीं है, एक वर्ड भी रह सकता है, यहाँ एक लेटर है, यहाँ एक वर्ड रह सकता है, यहाँ एक शेप रह सकता है, यहाँ एक नंबर रह सकता है, कुछ भी यहाँ रह सकता है। जैसे हम लोग अगर 2 का दर्पण निकालेंगे तो ये पास वाला पास आएगा, और जो दूर है दूर जाएगा। तो 2 का मिरर कुछ इस टाइप, इमेज इस टाइप से बनेगा, लेकिन ये बड़ा बन गया। अगर इसको सही से बनाएंगे तो ये कुछ इस ऐसा बनेगा बराबर में, दो। अब कुछ तो ऐसा है जिसका मिरर के पहले और जो इमेज बन रहा है दोनों एक जैसा रहेगा। जैसे ए है, दोनों का अगर हम इसका इमेज निकालेंगे तो ए ही रहेगा। और कौन कौन है, एच है, एच का भी इमेज एच ही रहेगा। वाई है, और कौन कौन है निकालिए, आई है, और कोई एम है, डब्लू है, ऐसे। या फिर शेप में एक सीधा ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर में अगर हम ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मिरर देंगे तो स्क्वायर ही निकलेगा, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूज़न रहता है। ए के अगर हम नीचे देंगे तो ये उल्टा ही हो जाएगा। बस एच और आई के अगर हम नीचे भी देंगे, कहीं से भी देंगे, बात वही पड़ेगा। और वाई से भी अगर हम ऊपर देते हैं तो जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, और जो आधा है वो आधा रहेगा, लेकिन जो पास है वो पास, जो दूर है वो दूर। पास वाला पास में, दूर वाला दूर में, बात खत्म। अगला है 8 आकृति निर्माण। आकृति निर्माण कुछ आकृति रहेगा ऐसे,
कितना भी आकृति रहेगा 5 6 7, और सबसे कोई ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन इन सब से मिलकर बनना चाहिए। जो ऑप्शन बन जाए, इस मान ली यहाँ 2 है तो दोनों से मिलकर अगर कोई ऑप्शन से बनता है तो वो है, जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और यहाँ एक स्क्वायर है छोटा सा, और यहीं पे एक ट्रायंगल है। अब इस तीनों से बोलेगा कि इन तीनों से कौन सा आकृति, यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी में इन तीनों आकृति से बन के कोई आकृति बनेगा, वही होगा आंसर। इसका सबसे आसान ट्रिक है, आकृति 1 2 3, आकृति कितना है 3, तो खोजेंगे ऑप्शन में से कि किस में आकृति 3 है। अब फिर खोजने के बाद कुछ कुछ तो निकल जाएगा। उसके बाद देखेंगे एक क्या है, रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है। क्या पहले देखेंगे रेक्टेंगल किस में है, स्क्वायर किस में है, और उसके बाद ट्रायंगल किस में है। ये सब खोजने तक में आंसर हम सबका निकल जाएगा। किसी किसी में तो नंबर ही खोजने में आंसर निकल जाता है कि यहाँ है कि चारों में कौन आंसर है। तो ये हो गया हम सबका कौन सा चैप्टर, आकृति निर्माण। और फिर से इस पूरे सिलेबस का आसान चैप्टर है 9 सन्निहित आकृति, जिसको हम लोग कह सकते हैं छिपी हुई आकृति को ढूंढना। इसमें है, इसमें एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन ट्रायंगल है, और उसके बाद ऑप्शन में से वही चीज किसी से ढूंढना है, वही चीज किसी दूसरे आकृति उत्तर आकृतियों में से किसी में छिपा हुआ है। तो अगर अभी तक जो 8 चैप्टर बता चुके हैं, 9वां चैप्टर बताने वाले हैं, जो अभी तक पूरे सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है 9 चैप्टर, और एक है 7 चैप्टर, ये दोनों पूरे सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है। अभी तक अगर सब कुछ सही समझ में आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है 9 चैप्टर, पहले ध्यान से देख लेते हैं। अब चैप्टर 9 में छिपी हुई आकृति, जैसे एक मान लेते हैं यहाँ एक त्रिभुज है, और उसके बाद यहाँ एक उत्तर आकृति है ए बी सी डी। अब इसमें से यहाँ लिख देते ए बी सी डी। अब इसमें से बहुत रहेगा, इसमें से 4 आकृति, इसमें से आपको प्रश्न आकृति ये खोजना है, चारों में से कौन है, ए बी सी या डी। इसमें से सभी लोग मारेंगे हैं बी, लेकिन अगर बी आ रहा है तो इसको पहले डायरेक्ट नहीं मारेंगे, पहले ध्यान से देखेंगे कि एक बी है, ए में तो ये है ही नहीं क्योंकि यहाँ है, तो ये है समकोण त्रिभुज। ए हो गया कैंसिल। अब बी में जाते हैं
बी में है तो ये लगभग है। सी में देखते हैं, सी में भी है, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से एक निकला, दो निकला, इसमें दो गो है, दो गो है। यहाँ से एक त्रिभुज निकला, दो त्रिभुज निकला, ये भी हो सकता है। इसमें यहाँ एक त्रिभुज है, लेकिन ये भी है राइट एंगल समकोण त्रिभुज है, ये भी नहीं है। अब बच गया बी और सी। बी और सी में अगर ध्यान से देखेंगे, क्या अगर यहाँ देखेंगे कि क्या अगर ये जो दोनों है, दोनों क्या दोनों एक जैसा कहीं से है? एक जैसा है नहीं है, तो यहाँ पे अब बच गया सी भी कैंसिल, अब बच गया बी। जो तीन को कैंसिल हो गया, जो बी बच गया वही होगा आंसर। बी वही है जिसका ये जो आकृति है वो यहाँ है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ई है, यानी कुछ इस टाइप का अगर सीधा भी करेंगे ऐसा बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। और यहाँ बन रहा है हम सबका समद्विबाहु यानी इसोलेस ट्रायंगल। अब ये भी हो गया सन्निहित आकृति। ये और दर्पण प्रतिबिंब, ये दोनों सबसे आसान है। और एक और आसान है जो है समानता, समान आकृति ढूंढना है, एक जैसा आकृति ढूंढना है। तो ये 2, 9 और 7 ये सब आसान है। 9 तक देख लिए। अब 9, 10 है कागज को मोड़कर काटना। कागज को मोड़कर काटना यानी एक कागज रहेगा, कागज है, अगर हम उसे पहले उसे कितनी बार भी मोड़ें क्वेश्चन में बताया रहेगा, 4 स्टेप तक मोड़ा रहेगा और उसमें कहीं पे भी काट के या छेद किया रहेगा। और फिर आपको बताना है कि उसे खोल कर कैसा बनेगा। जैसे ये पेपर है, फिर इसको एक फोल्ड किया, फिर अगर यहाँ एक काटा, यहाँ काट दिया, काटा, तो यहाँ पे जो काटा है उसके अनुसार यहाँ कितना बनेगा, ये तो गलत है। तो ये हो गया रीजनिंग का 10 चैप्टर को हम लोग देख लिए। ये था रीजनिंग का 10 चैप्टर जो ख़त्म हो गया। और मैथ अब शुरू होता है, यानी पार्ट 2। जो मैथ है पार्ट 2 है। मैथ कौन सा पार्ट है? नवोदय का एग्ज़ाम का पार्ट 2 पहला था रीजनिंग, जिसमें टोटल कितने चैप्टर? 10 चैप्टर थे रीजनिंग में। और मैथ में है टोटल 20 चैप्टर। एक बार इसको अच्छा से देख लें। अब हम मैथ का देख लेते हैं 20 चैप्टर में। सबसे पहला चैप्टर कौन कौन है? इसमें टोटल 20 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो सबसे आसान है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पढ़ेंगे संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति के 2 प्रकार हैं, भारतीय संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। और इसमें एक प्लस जो जोड़ा गया है, रोमन नंबर सिस्टम, रोमन संख्या प्रणाली। और दूसरा है पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या में क्या क्या है? जोड़, घटाव, गुना, भाग। ये पूर्ण संख्या में आएगा कि पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे कैसे, घटाव, गुना। पूर्ण संख्या पर 4 आधारित प्रश्न है, आधारित क्रियाभूत मूलभूत इकाई है जोड़, घटाव, गुना, भाग। पूर्ण संख्या में जोड़ सीखेंगे, घटाव, गुना, भाग। 2 + 2 4 जो होता है वो यही चैप्टर से आता है। अगला भिन्न संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब बचपन से सीखते आ रहे। 1+2 1/2 + 1/2 तो आ जाता है। एक कैसे आता है? तो इसका है भिन्न संख्या में गुणनखंड एवं गुणज है यहाँ, या गुणन दोनों लिख सकते हैं। गुणनखंड एवं गुणज। गुणनखंड कैसे करेंगे? कोई संख्या रहेगा उसका पूछेगा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और पूछेगा गुणज यानी गुणन। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड उससे कम या उसके बराबर रहता है, ये हमेशा याद रखना है। जैसे
एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दो मैथ्स तो इसी से सॉल्व हो जाता है कि उससे हमेशा कम रहेगा, गुना जिसके बराबर या उससे ज़्यादा रहेगा। लघुत्तम और महत्तम, एलसीएम और एचसीएफ जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एलसीएम जो भिन्न का जोड़ में काम आता है, 2 4 6 इसमें है, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं कोई कोई, 2 4 6। और एचसीएफ जैसे 12 और 16 जो भाग की तरह बनता है वही है, 12 से एक बार में 16, एक बार में 12, 4 4 से 12, 4 3 12। तो यहाँ एच सी एफ निकल आया 4 4, ये है, यहाँ वाला आंसर नहीं रहेगा, ये वाला आंसर है, यानी आ गया कितना 4। तो ये हो गया लघुत्तम और महत्तम। लघुत्तम जिस वह सबसे छोटी संख्या जो जितनी भी संख्या रहेगा, 2 4 6 है, 2 4 6, ये जो तीनों संख्या है उस संख्या उसकी सबसे छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित हो। और महत्तम वह सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर सके। एलसीएम में यानी लघुत्तम में इससे विभाजित हो, और महत्तम में वो इन तीनों को विभाजित कर पाए। अगर 2 4 6 का निकलता है, आता है 2, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या वही है। 2 4 6 का एलसीएफ निकालेंगे तो आएगा 2, क्योंकि दो ही एक ऐसी संख्या है, वो सबसे बड़ी संख्या है, या एक ऐसी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर सके। एक से भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, महत्तम यानी बड़ी संख्या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही है जो सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब बड़ा, तो वही एचसीएफ में क्या होगा, सबसे बड़ा जो तीनों को विभाजित कर सके। लघुत्तम वो सबसे छोटी संख्या जो जिससे तीनों विभाजित हो जाए। अगला है दशमलव संख्या, इसका भी जोड़ घटाव गुना भाग। 6.8 + 8.2 कैसे होगा, कैसे इसको करेंगे, 15 कैसे आएगा, ये सब है दशमलव संख्या और उसका मूलभूत इकाई जोड़ घटाव गुना भाग, यही 4 गो मेन है। अगला है दशमलव और भिन्न संख्या का रूपांतरण। यहाँ पे यहाँ भिन्न संख्या था तीसरा चैप्टर में, 6 में दशमलव और 7 में इन दोनों के बीच रूपांतरण, यानी 1/2 बराबर 0.5 कैसे होगा, भाग देखे तो ये सब है दशमलव और भिन्न संख्या का रूपांतरण। अगला है मापन, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर। जो मापन है किसी भी चीज़ की को मापते हैं तो उसे मापन कहते हैं। अगला है, यहाँ है 9 चैप्टर 9, यहाँ चाल है, चरो नहीं चाल, चाल दूरी समय, चाल दूरी समय, चाल दूरी समय, इसमें एक सूत्र का प्रयोग होता है, बस 3 सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। जो या फिर अगर एक सूत्र चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, दूरी है, इसी से तीनों का सूत्र निकलता है, स्पीड इनटू टाइम, चाल गुने समय, इसी से सब तीनों निकलेगा। ये याद रखिए, ये चर नहीं चाल है, चर नहीं चाल, यहाँ सुधार देते हैं। चाल दूरी और समय, निकटतम मान या निकटतम है, यानी कोई भी चीज़ का निकटतम। अगर मान इसका एक सिंपल सा उदाहरण अगर हम देखें, मान लेते हैं यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ आपका घर और यहाँ आपका स्कूल, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। और अगर आप घर से निकले, यहाँ हैं आप, यहाँ हैं आप, यहाँ आपका यहाँ घर और यहाँ स्कूल, निकले यहाँ अगर बारिश होने लगा, ये उदाहरण के तौर पे समझा रहेगा, यहाँ बारिश हो गया तो आप कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे या घर, जो सबसे निकट रहेगा आप वहाँ जाएंगे, यानी आप कहाँ जाएंगे, घर, जो निकट है। अगर आप यहाँ रहते हैं स्कूल के पास तो आप सीधा स्कूल चले जाते हैं, लेकिन अगर बीच में हैं तो बीच में ही रुकेंगे। यही होता है निकटतम मान, यही होता है निकटतम मान। अगला है सरलीकरण, इसमें प्लस माइनस गुना भाग वही है। सरलीकरण, बोर्ड मास का तो नियम जानते हैं, BODMAS, या फिर इसे बदमाश भी कह सकते हैं। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन।
अगला है प्रतिशत। प्रतिशत यहाँ पे इसका चिन्ह भी दिया हुआ है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका चिन्ह। जहाँ चिन्ह वहाँ प्रतिशत। प्रतिशत का मान होता है 1/100, यानी उसको 1/100 से गुना करना रहेगा। लाभ हानि। लाभ और हानि, लाभ मतलब प्रॉफिट फायदा, हानि मतलब नुकसान। अगर हम ध्यान से देखें, लाभ फायदा मतलब अगर आप कोई भी वस्तु को 16 रुपये में खरीदते हैं 16 रुपये में और बेचेंगे 20 रुपये में, तो आपका क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि, यानी फायदा हुआ या नुकसान। तो आपने 16 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपके पास 4 रुपया का लाभ हो गया, 4 रुपया में लाभ हो गया, तो वही हुआ लाभ। हानि, अगर 20 में खरीदे 16 में बेच रहे हैं तो हानि हो गया 4 रुपया का, यही है लाभ हानि। साधारण ब्याज, जिसमें मूलधन या फिर आप कोई ब्याज लेते हैं, उधार लेंगे हम बैंक से, कर्ज लेते हैं, तो उस जो बोल वहाँ पे कितने समय, उसमें समय मांगता है कि आप कितने समय में वह उधार चुकाएंगे, कितना प्रतिशत दर से ब्याज बढ़ेगा ब्याज, और आप जितना उधार लिए उसको कहेंगे मूलधन, और जितना चुकाएंगे उसको कहेंगे मिश्रधन, और जितना बढ़ेगा उसको कहेंगे ब्याज। यही सब इसमें है साधारण ब्याज में। क्षेत्र मृत्यु पता है, वृत्त है, इसमें क्या क्या आता है, ये जो सभी आकृति है, ये जो आकृति ये है, ये सब आकृति क्षेत्रमिति का अंदर आता है। ये सब 2D फिगर्स है। एक आता है घन, एक आता है घनाभ। उसी तरह जिससे ये अगर इसको 3D में बना दें तो ये घनाभ हो जाता है। तो वही है ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज भी 3 प्रकार के होते हैं। भुजा दो चीज़ों के आधार पर होते हैं, एक है भुजा के आधार पर और एक है कोण के आधार पर। दोनों से 3 प्रकार के समकोण त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है। जो जितने भी ये 2D फिगर्स हैं, 2D ज्योमेट्रिक फिगर्स है, सबका क्षेत्रफल निकल सकता है और परिमाप निकल सकता है। लेकिन जो स्पेशल ये जो दोनों है, उसका विकर्ण यानी डायगोनल भी निकल सकता है। यही है पूरा क्षेत्रमिति। अगला है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, जिस तरह संबंध ढूंढना में बताए थे, अनुपात का चिन्ह और समानुपात का चिन्ह, तो यही अनुपात का चिन्ह ये है। ये अनुपात का चिन्ह है। अनुपात का चिन्ह और समानुपात का इसी में 4 रहेगा। ये है अनुपात समानुपात, इसके अंदर बहुत चीज़ है। औसत है, औसत बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या, यानी ऊपर में जितने भी संख्या रहेगा सबको जोड़कर संख्याओं की संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। अगला 19वां चैप्टर वर्ग। यहाँ घन है, वर्ग घन यानी स्क्वायर, और ये स्क्वायर है और क्यूब है। स्क्वायर ऑफ ए नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। जैसे 2 का स्क्वायर ये वाला स्क्वायर है, क्षेत्रमिति वाला नहीं, ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और ये सब है। ग्राफ, जिस तरह यहाँ एक आलेख बना हुआ है, ये सब ग्राफ के अंदर आता है। लेकिन नवोदय में इतना हार्ड ग्राफ नहीं आएगा, डायरेक्ट ये सब आता है। जो वेन आरेख आता है ये सब आएगा। जो ये एक्स अक्ष वाई अक्ष वाला जो ये सब 10 का है, इसमें अभिनय, निकटतम मान, जो यही मेन चीज़ है। इसका में सबसे हार्ड चैप्टर है यही है, जो नया है इसलिए सबसे हार्ड है। ऐसे सबसे हार्ड क्षेत्रमिति है, तो ये सब ध्यान रखना है। अगला है पार्ट 3, जो नवोदय के एग्ज़ाम का कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट। ये है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जिसमें बस दो ही चीज़ पूछेगा, एक है गद्यांश और एक व्याकरण।
गद्यांश में बता दिए, यहाँ 4 कर लेते हैं, 4 और सभी से 5 प्रश्न, 4 गद्यांश सभी से 5 प्रश्न, और यही 20 टोटल आ जाता है, 20 क्वेश्चन। इसी से टोटल आ जाता है 20 क्वेश्चन। अब बोलेंगे व्याकरण कहाँ पूछेगा, इसी जो गद्यांश में से ही व्याकरण निकाल के हम सबसे क्या पूछ लेगा, व्याकरण पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या श्रुति शब्द, श्रुति भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, ये सब जो आता है व्याकरण में हिंदी में। अब बस इतना ही। और ये सब जो है नवोदय का अग्नि बैच के अंदर आता है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा अग्नि बैच में। MCDPS है हमारा चैनल का नाम। इसको अगर आपको सारे वीडियोस चाहिए, पूरा बैच को अगर लेना है, तो ये सब आ रहा है किस पे, YouTube पे, YouTube पर लाइव हमेशा आएंगे। और MCDPS यही है हमारे चैनल का नाम। और हम एक नया बैच शुरू किया, अग्नि 2027, अग्नि 2027। इसी में पूरा जो साल भर का तैयारी होगा नवोदय का, वो पूरा तैयारी कराएंगे, रीजनिंग, मैथ, हिंदी। और ये जो क्लास था, ये क्लास था अब इतना ही, जिसमें बस सिलेबस के बारे में बात किए हैं, सिलेबस के बारे में बात किया है। आज का जो क्लास है किसके लिए, सिलेबस पर है, सिलेबस पर है। तो आज का बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये पूरे अग्नि बैच को ज़रूर से ज़रूर देखें। और ये बैच YouTube पे पूरा आएगा, रीजनिंग, हिंदी और मैथ तीनों।